एक टाइम था जब देश के गवर्नर सिर्फ सेरेमोनियल हेड माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली बीजेपी के अलावा के स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए गवर्नर एक पॉलिटिकल चोक पॉइंट बन गए हैं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि और डीएमके लेड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक क्लासिक एग्जांपल है इस टग ऑफ वॉर का। और इसी पॉलिटिकल टेंशन के बीच आई सुप्रीम कोर्ट की एक तीर जैसी साफ और हिस्टोरिक जजमेंट, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कोर्ट ने गवर्नर के डिले टेक्टिक्स पर डायरेक्टली स्ट्राइक किया है। ये जजमेंट सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक माइलस्टोन प्रेसिडेंट सेट कर चुकी है। हमारी पिछली वीडियो में हमने इस जजमेंट के 3 इश्यूज को डीपली एनालाइज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस पर एक फिक्स टाइमलाइन भी सेट की है। अब इस वीडियो में हम आगे के 4 इश्यूज को डीपली समझते हैं। 4th इशू है वेदर द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर आर्टिकल 200 कैन ओनली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड टू हिम बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि क्या आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखते हुए दिया है दैट वी आर ऑफ द व्यू दैट द गवर्नर डज नॉट पोजेस any discretion in exercise of his functions under Article 200 and has to mandatorily abide by the advice tendered to him by the Council of Ministers। यानी गवर्नर कोई सुपर अथॉरिटी नहीं है जो अपनी मर्जी से बिल पास करे या फिर रोके। आर्टिकल 200 के तहत उन्हें स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करनी ही पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल पर एक्सेप्शंस की बात भी की और क्लैरिफाई किया है कि कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकता है, जैसे कि पहला आर्टिकल 200 का सेकंड प्रोविजो। अगर कोई बिल हाई कोर्ट की पावर्स को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि उसका पोजीशन अंडरमाइन हो जाए तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही पड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल्स जहां प्रेसिडेंट की एसेंट मैंडेटरी है, जैसे कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 254(2), आर्टिकल 288(2), आर्टिकल 364A(2). ये केसेस में गवर्नर प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना बिल्कुल लॉ नहीं बना सकता। तीसरा एक्सेप्शन है एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक पेरिल्स, एमपी स्पेशल पुलिस केस, where by reason of peril of democracy or democratic principles an action may be compelled which from its nature is not amenable to ministerial advice। इन एक्सेप्शंस को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कोर्ट ने स्ट्रांगली वार्न किया that if the power to withhold assent is construed as falling within the exclusive discretionary domain of the governor, it would have the potential of turning him into a super constitutional figure। ये कहना था कि अगर गवर्नर को एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन दे दिया जाए तो वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट असेंबली के हर बिल को रोक सकता है और ये फेडरल डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। कोर्ट ने याद दिलाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर के पास एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशन था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उसे हटा दिया गया। कोर्ट इन पैरा 305 said the removal of the expression in his discretion from section 75 of the Government of India Act 1935 clearly indicates that any discretion becomes unavailable with the commencement of the Constitution। अंत में इस इशू को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के बीके पवित्रा जजमेंट से डिसएग्री करते हुए कहा, We find ourselves in disagreement with the view taken in बीके पवित्रा that the Constitution confers a discretion upon the governor। इंस्टेड कोर्ट ने 1974 के शमशेर सिंह केस को अपहोल्ड किया और कहा, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड एक्सरसाइजेस ऑल हिज पावर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बढ़ते हैं 5वें इशू की तरफ, विच आस्क whether the exercise of discretion by the governor in discharge of his functions under Article 200 could be said to be subject to judicial review। If yes, what are the parameters for such judicial review? इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थॉमस फुलर के एक कोट से शुरू होता है, Be your ever so high, the law is ever you। अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, गवर्नर के डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पर। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर का रोल लिमिटेड डिस्क्रिशन का होता है और वो अपनी पर्सनल ओपिनियन, यूनियन गवर्नमेंट के व्यूज या पॉलिसी डिसलाइक के बेस पर बिल रिजर्व नहीं कर सकते। पैरा 364 says the governor exercises discretion in a very limited domain when discharging his functions under Article 200। His personal views disliking from the policy or the view of the union government are not grounds on which he may reserve a bill under Article 200। कोर्ट ने ये भी कहा that the compliance with the prescribed legislative procedure leading up to assent is open to judicial scrutiny in appropriate cases। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो कोर्ट ने बताया कि प्रेसिडेंट का एसेंट अंडर आर्टिकल 201 को लिमिटेड जस्टिसिएबिलिटी इसलिए दिया गया है क्योंकि वो यूनियन के फेडरल पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में होता है, जबकि गवर्नर के एक्शंस आर्टिकल 200 के तहत जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। इन पैरा 366
The court noted where the grounds of withholding of assent are not concerned with the policy areas in which the union has primacy, the courts would have a greater degree of judicial scrutiny. Judicial review के पैरामीटर्स पर स्टांस क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समराइज किया है, जैसे कि पहला, अगर गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन से बिल रिजर्व किया हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के खिलाफ, तो चैलेंज पॉसिबल है बिफोर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और इसके ग्राउंड्स होंगे अगर गवर्नर ने सेकंड प्रोवाइजो को आर्टिकल 200 के तहत रिजर्व किया हो तो स्पेसिफिक प्रोविजंस को पिन पॉइंट करना होगा, और दूसरा ग्राउंड है कि अगर ऐसे क्लियर रीजंस नहीं दिए गए तो मैंडेमस रिट इशू हो सकती है। अगला पैरामीटर है कि जहां बिल किसी ऐसे प्रोविजन से रिलेटेड हो जहां प्रेसिडेंट का एसेंट मैंडेटरी है, जैसे कि आर्टिकल 31A, 254(2) एक्सेट्रा, तो गवर्नर मस्ट गिव अ स्पेसिफिक एंड लीगली साउंड रीजंस। साथ ही अगर रीजंस इररेलेवेंट, मैलिफाइड, आर्बिट्ररी या एक्सट्रेनियस हो तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तीसरा पैरामीटर है कि जहां गवर्नर ने बिल रिजर्व किया हो डेमोक्रेटिक पेरल या एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पर, जैसे MP स्पेशल पुलिस और नवाम रेबिया जजमेंट, तो ऐसे केसेस में गवर्नर को स्पेसिफिक प्रोविजंस या पॉसिबल इफेक्ट्स दिखाने होंगे। कोर्ट इस डिस्कशन का प्योरली लीगल बेसिस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इस इशू में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव इनसाइट्स भी किए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल डिस्क्रिशन होता है क्योंकि यूनियन की एडवाइस पर डिपेंड करता है, और दूसरा गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ये नॉन पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है जो लिमिटेड ग्राउंड्स पर ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया दैट द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 स्टैंड्स ऑन डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। Any exercise of such discretion by the governor has to be solely on constitutional grounds. अंत में फाइनली कोर्ट ने कंक्लूड किया by saying गवर्नर का डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200 is justiciable. Secondly, जुडिशियल रिव्यू तब पॉसिबल है जब रिजर्वेशन या एसेंट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो, आर्बिट्ररी हो या प्रोसीजरल रूल्स वायलेट करता हो। एंड थर्ड, कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकती है अगर गवर्नर का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉड पाया जाए। नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू व्हाट इज द मैनर इन विच द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 of the Constitution is required to act once a bill has been reserved for his consideration by the governor under article 200 of the Constitution। मतलब जब गवर्नर किसी बिल को आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो आर्टिकल 201 के अंडर प्रेसिडेंट को उस पर कैसे काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जब गवर्नर किसी स्टेट बिल को आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो आर्टिकल 201 एक्टिव हो जाता है। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो बिल पर एसेंट दे या उसे रोक दे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो बिल गवर्नर के जरिए स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिल फिर से कंसिडरेशन के लिए आता है, एसेंट के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया दैट द एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेशन shall not withhold assent therefrom in article 201 shows that the president is not bound to give assent even second time। यानी प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम भी बिल रिजेक्ट या डिले कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि आर्टिकल 201 में डिसीजन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोर्ट ने इस डिले पे एक शार्प रिमार्क दिया दैट लॉन्ग एंड अनड्यू डिलेस वुड हैव द इफेक्ट ऑफ कीपिंग द बिल्स व्हिच आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर विल इन एन इंडेफिनिट एंड अनसर्टेन स्टेट ऑफ एबियंस। कोर्ट ने नोट किया कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर 6 महीने के अंदर बिल रिकंसिडर नहीं करता तो वो फेल हो जाता है। कोर्ट ने आर्टिकल 201 के थ्रू सेंटर के डोमिनेंट रोल को एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आर्टिकल 201 का प्रोवाइजो ऑप्शनल नहीं है। अगर बिल रिकंसिडर करवाना है तो प्रेसिडेंट को मैसेज भेजना ही पड़ेगा। ऑफिस मेमोरेंडम्स का यूज इनिशियल ऑब्जेक्शंस के लिए हो सकता है, लेकिन दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 201। कोर्ट ने एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट रखा दैट पीसमील एक्सरसाइज ऑफ द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 201 मस्ट बी डिसऑर्डर्ड, यानी प्रेसिडेंट को एक ही बार में अपने ऑब्जेक्शन सजेशंस क्लियर कर देने चाहिए। बार बार बिल भेजना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को ब्रेक करता है। रीपास्ड बिल पर प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ही हैज नो पावर व्हाटसोएवर टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो। अगर बिल में अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का डाउट हो तो कोर्ट ने रिकमेंड किया दैट द प्रेसिडेंट ऑट टू सीक एन ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे फ्रेमवर्क का एसेंस है दैट ट्रांसपेरेंट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज द फैल्क्यूरियम ऑफ अ हेल्दी स्टेट सेंटर रिलेशनशिप इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कोर्ट ने आर्टिकल 201 को एक पोटेंशियल साइलेंट किलर भी कहा, जिसका मिसयूज एक वैलिड बिल को लीगल लिम्बो में डाल सकता है और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी को थ्रेटन कर सकता है। अंत में इशू का कंक्लूजन ये कहकर हुआ है कि प्रेसिडेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है। वो बिल तो रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीजन देना, मैसेज भेजना और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में काम करना उनकी ड्यूटी है। गवर्नर के इनएक्शन को लैकिंग इन बोनाफाइड्स बताते हुए कोर्ट ने ट्रस्ट दिखाने से इनकार किया।
और बोला, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिपोज आवर ट्रस्ट एंड रिमांड द मैटर टू द गवर्नर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांत को याद दिलाते हुए कोर्ट ने कहा, बिल्स इफ केप्ट पेंडिंग मिलिटेट अगेंस्ट द वेरी फंडामेंटल एसेंशियल टू सस्टेनेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अंत में कोर्ट ने कंक्लूड किया बाय सेइंग दैट इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड ड्यूटी, द ओनली वे टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इज डन विदाउट फर्दर डिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के एंड में आर्टिकल 142 का पावरफुल यूज करके एक क्लियर मैसेज दिया है दैट द गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स नॉट बियॉन्ड। कोर्ट ने गवर्नर के द्वारा 10 बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेजने के एक्ट को एरोनियस इन लॉ नॉन एज डिक्लेयर कर दिया और उन बिल्स को डीम टू हैव बीन असेंटेड मान लिया एग्जैक्टली उस दिन जब वो दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास होकर गवर्नर के पास आए थे, यानी 18 नवंबर 2023। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सरसाइज आवर इनहेरेंट पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल एरर को करेक्ट नहीं किया बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को भी रिस्टोर किया दैट द पीपल्स विल थ्रू लेजिस्लेचर इज सुप्रीम और गवर्नर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कोट को याद दिलाया कहते हुए, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot। कोर्ट ने वार्न भी किया that deliberately bypassing constitutional mandate is tinkering with the very ideals upon which the country has been built। जजमेंट की कॉपी अब सभी हाई कोर्ट्स और राज्यों के गवर्नर्स को भेजी जा चुकी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा सब जगह समझी जा सके। सो दैट इज ऑल फॉर दिस एनालिसिस। कीप वॉचिंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच ग्रेट एनालिसिस एंड न्यूज। थैंक यू।